अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब, दुबई से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। इसके साथ ही साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तज्ज़ियाकार जाहिद हुसैन साहब। जाहिद साहब आपका भी शुक्रिया। और पाकिस्तान के मारूफ एंकर पर्सन और सीनियर तज्ज़ियाकार मुजाहिद बरेलवी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुजाहिद साहब आपका भी शुक्रिया। आज 4 अप्रैल 2019 है। 4 अप्रैल 1979 को पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी। निज़ामी साहब, भुट्टो साहब की फांसी के बाद से लेकर अब तक एक नारा है, कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। किस बात ने भुट्टो को आज तक जिंदा किए रखा है? क्या वो 1973 का आइन था? क्या वो एटमी प्रोग्राम था? क्या बेनज़ीर की जुर्रत और बहादुरी थी या कुछ और था? देखें जी, भुट्टो साहब की लेगेसी पे जो बाकी मेरे दोस्त यहाँ तशरीफ रखते हैं वो मुझसे शायद बेहतर जानते होंगे। यकीनन उनका भी बड़ा तल्लक रहा है, मेरा भी उनसे बड़ा ज़ाती भी तल्लक था और मैं उस इजलास में भी मौजूद था जिसमें पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई थी। तो भुट्टो साहब की जो जिंदा रहने का मतलब ये नहीं है कि वो जो आपने बातें कही हैं वो उनमें भी कुछ सदाकत होगी, लेकिन जो असल बात मेरी राय में ये थी कि भुट्टो साहब ने वो शख्स थे जिन्होंने अयूब खान की आमरीत और इस मुल्क में एक फौजी आमराना निज़ाम की खिलाफ आवाज़ ना सिर्फ उठाई बल्कि जो उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ है, उन्होंने शायद रोटी कपड़ा और मकान तो आज तक नहीं मिला आवाम को, लेकिन एक शऊर, एक अपने वजूद में एक समझ लें प्राइड गरीब आदमी को उन्होंने दिया। जो ये ऐसी एक रेवोल्यूशन थी मेरे ख्याल से 70 का जो कुछ इंतखाब और उससे पहले कि उसने पाकिस्तान की सियासत को बदल दिया। और वो एक डिवाइजर फोर्स भी थे और उनकी एक उन्होंने नई जहद दी। और आज भी वो सियासतदान भी जो भुट्टो को बुरा कहते थे, ये सब मानते हैं कि जुडिशल मर्डर हुआ। और आज भी उनके बारे में जो बाज़ मनफी बातें भी की जाती हैं, जिनमें बात जो है बाज़ में कुछ सदाकत भी हो सकती है कि वो एक तरफ तो भुट्टो बहुत बड़े एक सियासतदान स्टेट्समैन थे, दूसरी तरफ ऑपोजिशन का बारे में बाज़ का अदम बर्दाश्त का रवैया उनका होता था। लेकिन एक बात मुसलम है कि जो लोग उनके मुखालिफ भी हैं वो भी उनकी तर्ज सियासत को कॉपी करते हैं, जिसमें से जो मौजूदा वज़ीर आज़म मैं भी उनमें देखता हूँ कि बहुत सारी चीज़ों में वो उनको एमिलेट करने की कोशिश करते हैं। जी ठीक है। मुजाहिद बरेलवी साहब, रोटी कपड़ा मकान 52 साल की सियासत है पीपल्स पार्टी की, आवाम को रोटी कपड़ा और मकान क्यों ना मिल सका, और आपकी नज़र में ये जो बात की जाती है कि भुट्टो जिंदा है, भुट्टो को किस बात ने जिंदा किए रखा है? देखिए, तो आरिफ निज़ामी साहब यकीनन ना सिर्फ भुट्टो साहब बल्कि शहीद बेनज़ीर साहिबा से तो बहुत करीब रहे। और उस ज़माने में भुट्टो साहब हों या शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हों, एक ख़ास बात जो थी वो हम उनके कारनामे गिनाएँ और क्या करें कि वो कोई एक उनके जहन में कोई तबक़ाती तसव्वुर नहीं था। वो उनके आप मुशीर देखें जिसका जिक्र कर रहे थे, इजलास में जो लोग डॉक्टर मुबश्शिर हसन की शरीक हुए थे उनमें शायद ही एक दो कोई बड़े लोग हों, बड़े घराने के लोग हों। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा यकीनन नासिर रज़ावी साहब के वजह से बहुत बड़े बड़े लोग भी थे, लेकिन मैं जानता हूँ ज़ाती तौर पर वाजिद शम्सुल हसन हों या बशीर रियाज हों या आरिफ निज़ामी जैसे साहब लोग हों, और फिर जाहिद हुसैन भी हमारे उन लोगों में बैठे हैं, मैं तो खैर उस तरह शामिल नहीं हूँ। इन लोगों से भी जब मरहला होता था साथ रखती थी, मशवरे लेती थी। आज सबसे बड़ा ये सवाल है कि वो पीपल्स पार्टी जो भुट्टो की पार्टी थी, क्या इस वक्त जब वो तीसरी पीढ़ी को मुंतकिल हुई है तो हकीक मानो भुट्टो साहब की पार्टी है या नहीं? गो के ख़ुद भुट्टो साहब ने यानी एक फ़र्द ने करोड़ों लोगों को अपने गिरद जमा करा, पाकिस्तान की एक मुनज़्ज़म तरीन जमात बनाई जिसके टाउन लेवल पर और ज़िले लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसकी तंजीम थी। और फिर खैर उसका आहिस्ता आहिस्ता ढांचा हुकूमत की नज़र होता गया और भुट्टो साहब की ज़िंदगी में ही न सिर्फ उनके इर्द गिर्द वो जो जेन्युइन लोग थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, चाहे डॉक्टर मुबश्शिर हों या जे रहीम हो या मिरान खान, वो निकलने लगे, पार्टी भी ख़त्म होती चली गई। और आज एक बार फिर जैसे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने यकीनन कोशिश की, लोगों ने कोड़े खाए, फांसियाँ दी, कालकोठियों से गुजरे, लेकिन अब बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी की जो मौजूदा क़यादत है उस पर पॉलिटिकल केसेस नहीं हैं। जितने भी आप केसेस देखें वो ज़्यादातर करप्शन के हवाले से हैं।
फिर दूसरी बड़ी बदकिस्मती ये हुई कि भुट्टो साहब को ज़्यादा बड़ी सक्सेस पंजाब में मिली थी। एक प्रोग्रेसिव एलिमेंट था, लिबरल था, डेमोक्रेट था, मिडिल क्लास का था, और अब वो महदूद हो गई सिंध तक, और वो भी उसमें अक्सरियत जो है वो फ्यूडल लोगों की थी। कराची जैसा शहर में जो दरमियाना तबका जो उनके साथ होता है वो नहीं। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि आज की पीपल्स पार्टी को ये सोचना चाहिए कि वो पीपल्स पार्टी जो भुट्टो साहब की थी, शहीद बेनज़ीर भुट्टो की थी, क्या उसकी वापसी मुमकिन है? यकीनन नहीं है, क्योंकि इस पाए की क़यादत तो कोई रोज़ रोज़ पैदा नहीं होती। लेकिन तंजीमी तौर पर, नज़री तौर पर, फ़िक्री तौर पर, लीडरशिप के तौर पर अफसोस होता है कि ये पीपल्स पार्टी बहरहाल मोहतरमा की और भुट्टो साहब की पार्टी लगती नहीं। ये बता दें कि जो भुट्टो की सियासत अवाम के साथ थी और अवाम के मसाइल को उजागर करना था, लेकिन आज तक पाकिस्तान के अवाम के मसाइल बड़े ही हैं, कम नहीं हुए। इसका ज़िम्मेदार कौन है? और दूसरा, बरेलवी साहब कह रहे हैं कि ये भुट्टो की पीपल्स पार्टी नहीं है, ये बेनज़ीर की पीपल्स पार्टी नहीं है, ये आसिफ जरदारी की पीपल्स पार्टी है। तो ये पीपल्स पार्टी कितनी मुख्तलिफ है? देखिए, सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि जब हम भुट्टो की बात करते हैं तो क्या वजह है कि आज भी भुट्टो मेरे ख्याल जो एक शख्सियत थी उनकी वो ज़िंदा है। मैं इसको करता हूँ क्योंकि अवाम में आप चाहे उनके मुखालफिन से ये बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात की सारे लोग जो हैं कम अज़ कम एडमिट करते हैं कि जो है भुट्टो ने अवाम को शऊर दिया। देखिए, भुट्टो जिस ज़माने में सियासत पे, जब मैं उसकी बात करता हूँ जब अयूब खान की वजारत से अलहदा हुए, और उसके बाद जो सबसे बड़ा उनका मेरा ख्याल ये है कि अगर देखा जाए तो कारनामा या सबसे बड़ी लेगेसी जो थी, उन्होंने पाकिस्तानी सियासत को बिल्कुल एक नई जहत दी। उससे पहले पाकिस्तान में सियासत जो थी वो सिर्फ महलाती साजिशों का नाम था, और पहली दफ़ा जो है अवाम में उस सियासत को लेके आए। मैं खुद उस ज़माने में स्टूडेंट था, नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन से मेरा ताल्लुक़ था एक, और वो उनको देखा भी था, उनसे बात भी हुई थी। लेकिन उस ज़माने में जो सबसे ज़्यादा जो जोश और वलवला जो लोगों में था, एक लगता था कि एक नया पाकिस्तान शायद उभर के आएगा। लेकिन उसके बाद एक और जो उनकी बात थी, जिसमें मैं बाकी तारीख में नहीं जाता हूँ कि पाकिस्तान का जो टूटने की बात थी, लेकिन जब पाकिस्तान जब एक नया मतलब जिसको कहें कि टर्नकेटेड पाकिस्तान जब वजूद में आया, जब भुट्टो साहब इक़्तिदार में आए, तो उस वक्त भी इतनी मायूसी थी कि उसको उन्होंने, भुट्टो साहब ने कम अज़ कम जो है एक जो है उसको उम्मीद दी और एक जो है कौम को दोबारा मोहतहत करने की कोशिश की थी। और मेरे ख्याल ये कि एक हद तक कौम ने जो है एक हौसला भी आया था। और मैं समझता हूँ कि ये दो चीज़ें जो हैं भुट्टो साहब की जो है कभी भी भूली नहीं जा सकती। तीसरी बात जो है भुट्टो साहब की अगर मैं बात करूँ, जिसको लेगेसी में कह सकते हैं, कि एक लिहाज से खारजा पॉलिसी, उनको तारीख का एक अबूर हासिल था। वो समझते थे कि जो है न सिर्फ पाकिस्तान के बारे में कि वहाँ पे कौन सी जो है सोशल ट्रेंड चल रहे हैं, सियासत में क्या है, उसके अलावा जो है उनको बैन-अक़वामी में जो हालात थी उसका भी अच्छा तदारुक था। और मैं समझता हूँ कि भुट्टो साहब की जो खारजा पॉलिसी थी, जो उसकी जो बुनियाद थी, वो पाकिस्तान में आइंदा कई दहाइयों तक उसी तरह चलती रही थी। मतलब ये है कि उससे पहले जो है हमारी पॉलिसी जो है जिसको कहते हैं वन डायमेंशनल थी, उससे वो तब्दीली लेके आए। तो मेरे ख्याल ये तीन चीज़ें हैं। फिर भुट्टो साहब की मैं यकीनी बात कर सकता हूँ कि बहुत सारी और चीज़ें भी थी जिनके मुतालिक कहा जा सकता है सियासी तौर पे उनकी गलतियाँ भी थी, बहुत सारी चीज़ें से ये हुआ था। और एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी पैदा होता है कि भुट्टो साहब जो है जिस अवाम के सहारे पे आए थे, तो उसमें ये है कि बहुत सारे फिर उनके जब इक़्तिदार से जिनको ये तो मैं कह सकता हूँ कि साजिश के नतीजे में उनको हटाया गया था। इससे कोई भी शख्स जो है इससे वो नहीं हो सकता था। लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी बात हो सकती है। लेकिन ये था कि भुट्टो साहब की जो अवाम में एक जड़ें थीं, एक सोच थी, वो कभी भी ख़त्म नहीं की जा सकी। जहाँ तक इस पार्टी का ताल्लुक़ है, उसका बेनज़ीर साहबा ने भी जो है उस चीज़ को लेके आगे बढ़ी थी। लेकिन आज की पार्टी जो है, सबसे बड़ी ट्रेजेडी जो पीपल्स पार्टी के साथ हुई है कि आज जो है वो भुट्टो की लेगेसी के इस वक्त जो है अलमबरदार जो है जरदारी साहब हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस पार्टी में और वजूद जो यानी पीपल्स पार्टी की जो बुनियाद रखी गई थी, जिसकी जड़ें आवाम में थी, जिसमें जो है जिसको तकरीबन जो जिसको कहा जा सकता है कि चारों सूबों में जो है उनकी मकबूलियत थी, सिर्फ सिंध की एक पार्टी नहीं थी। आज जो है इस पार्टी को देखें तो आज कहाँ पे वही पार्टी जो कि सबसे बड़ी मजबूत पार्टी थी, एक वफाक की पार्टी थी, आज महदूद हो के
चंद दिलों तक सिंध के रह गई। चलिए ठीक है जाहिद साहब, आपका नुक्ता नज़र उसमें सामने आ गया। ज़रा मौजूदा पीपल्स पार्टी की बात कर लेते हैं। निज़ामी साहब, जरदारी साहब ने कहा है कि वक्त आ गया है, इस्लामाबाद चलें और इनको निकाल बाहर फेंकें। अगर ये बैठे रहे तो मुल्क 100 साल पीछे चला जाएगा। क्या अब पीपल्स पार्टी बाज़ाब्ता एक अवामी मज़ामत का ऐलान कर चुकी है आपकी नज़र में? सूरत हाल ये बन रही है कि मेरा ख्याल से जो जरदारी साहब हैं वो उस स्टेज पे आ रहे हैं जिसमें कहते हैं कि जो किश्तियाँ जलाने वाली स्टेज होती है। अब कल जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई है उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स को भी रिजेक्ट किया है पीपल्स पार्टी ने, और ये भी जैसे आप कह रहे हैं कि मुल्कगीर तहरीक चलाएंगे। ये दोनों बातें जो हैं ये इसलिए कि वो समझते हैं कि उनको दीवार से लगाया गया और उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा गया। और लगता है कि इमरान खान साहब जो हैं उनको भी ये टास्क दिया गया है कि यार सिंध में रोड बनाओ। वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं सिंध में। आज भी वो हैदराबाद में किसी यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह कर रहे थे और वो पीपल्स पार्टी की कॉन्स्टिट्यूंसी को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और उनका आजकल ज़्यादा जोर जो है वो अंदरून सिंध है। इसलिए मेरा ख्याल है कि अब ये फैसला हो चुका है कि जरदारी साहब को की सियासत को ख़त्म करना है, लेकिन उसमें एक कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर आ गया है, वो है बिलावल भुट्टो। वो उनमें अपने नाना जान का और वालदा का DNA है। वो जरदारी साहब से मुख्तलिफ पैराए में बात करते हैं और उनकी जो इस वक्त उनके लिए मैदान बिल्कुल खाली हो चुका हुआ है। मियां नवाज शरीफ बावजूद अपनी सेहत के या स्ट्रेटेजिकली खामोश हैं। शहबाज शरीफ साहब की सियासती प्रो एस्टेब्लिशमेंट है। मुल्क की तहरीक के लिए PMLN को तो बिल्कुल फिलहाल लगता है कि न्यूट्रलाइज हो चुकी है। मियां नवाज शरीफ सेहत की वजह से बाहर हैं, वो खामोश हैं, उनकी बेटी बिल्कुल आउट हैं। शहबाज शरीफ साहब को रियायत दर रियायत मिल रही हैं, अब वो ACL से भी हट गए हैं। अब ये और बात है कि शहबाज शरीफ साहब को अगले राउंड के प्रो एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिशियन के तौर पर रिजर्व में रखा जा रहा है खान साहब की तरह की जगह, या इसलिए रखा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी और PMLN जो है ये जब तक पंजाब में इकट्ठे नहीं होते बड़ा मुश्किल होगा कोई तहरीक चलाना। बरेलवी साहब, इस वक्त जो सियासी माहौल बन रहा है, बिलावल ने यह भी कहा कि तुम अपनी साजिशें जारी रखो, हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। एक तो ये बता दें कि पीपल्स पार्टी अगर पंजाब में आती है, अवामी मज़ाहमत का मुजाहरा करती है, तो क्या अवाम को, जयालों को निकाल सकेगी? पिछले 10 साल से तो मुस्तकिल मुकम्मल सकूत है पंजाब में। देखिए, एक तो मुझे अभी पिछले ही हफ्ते मौका मिला ये जो ट्रेन मार्च था, जिसको उन्हें ट्रेन मार्च नहीं कहा बल्कि कहा कि हमने तो कारवान भुट्टो था, कराची कैंट से मैं लांडी तक बिलावल भुट्टो के हमरा गया और मैंने कहीं बल्कि वो इत्तेफाक से ट्वीट कर दिया। यहाँ आजकल ये पता नहीं क्या अजाब है कि लोग किसी की राय सुनने के बजाय गालम गलौज के आते हैं। मेरी एक जो छोटा सा एक तालिब इल्म की ऐसे सियासत का और सहाफ़त का तजर्बा है, तो उसमें उन्होंने कहा कि बिलावल की जो है बॉडी लैंग्वेज ट्वीट के बाद क्या हुआ में मुझे मुतासिर कुन था। तो ये जो एक यकीनन जो मैंने ये जो फासला तय करा उनके साथ 1 घंटा, और जिस तरीके से मैंने माजी में देखा कि बेनज़ीर भुट्टो की ट्रेन पे लोग छतों पे चढ़े होते थे और इस वक्त गो के सिक्योरिटी का इतना बड़ा मसला होते हुए भी वो बार बार मैंने देखा कि वो जो जहाँ गाड़ी रुक रही थी वो बाहर खिताब कर रहे थे। तो ये जो 1-1.5 घंटे मैंने साथ गुजारा और आज भी खैर जलसा में उस तरह उसको फॉलो नहीं कर सका। उसे जो हमारे निज़ामी साहब कह रहे हैं और एक हद तक जाहिद भी इत्तफाक करेंगे कि बिलावल को बहरहाल इस बात का भरपूर मौका मिला है कि वो अब वो हमारा एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियंस हैं, उनके पास तमाम बहुत ही रिसोर्स भी बहुत हैं, लिगेसी है अपने वालदा की और उसकी, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा एक पहरे में रखा जाता है, एक क्राउड में रखा जाता है। जो 18 अगर जुलाई के इलेक्शन से पहले देखें, अगर बिलावल भुट्टो इस तरीके से एक तूफ़ान की शक्ल में कराची से निकल के नहीं जाते तो शायद इतनी बड़ी कामयाबी पीपल्स पार्टी को नहीं मिलती। और अब अमलन ये पीपल्स पार्टी बिलावल की पार्टी है, बिलावल भुट्टो की पार्टी है, लेकिन खाली शहीद भुट्टो बेनज़ीर का बेटा होना या नवासा होना काफ़ी नहीं है। उसके लिए वो जो एक पॉलिटिकल फोर्स होती है, जो जेल जाने के लिए तैयार रहती है, जो बेरोज़गारी के लिए तैयार रहती है, जो कोड़े खाने के लिए तैयार रहती है,
जो नुकसान बर्दाश्त करने की तैयार रहती है वो उनके इर्द गिर्द नज़र नहीं आती। बेशतर लोगों की अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो करप्शन में धंसे हुए हैं, केसेस में हैं, मफरूर हैं। उन्हें तो चाहिए ऐसे लोगों को फौरी तौर पर ओहदों से भी निकालें, पार्टी से भी कम से कम वक्ती तौर पर उन्हें अलग कर दें, और एक साफ व शफाफ टीम जो यकीनन उनके साथ मौजूद है उसे लेकर अगर वो कोई लड़ाई लड़ेंगे तो वो यकीनन किसी हद तक वो कामयाबी से हनकरार हो सकती है। जी ठीक, बरेलवी साहब आप बात कर रहे हैं कि बिलावल की पार्टी है, बिलावल को नए लोगों को साथ मिलाना चाहिए। इसी से मुतालिक मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। जाहिद साहब, जरदारी साहब ने कहा कि अब इस्लामाबाद चलेंगे, वहाँ से इनको निकालेंगे। पीपल्स पार्टी अगर इस्लामाबाद की तरफ आती है तो पंजाब में उसको किस हद तक पजीराई मिल सकती है अपने बलबूते पे, और क्या माजी से मुख्तलिफ होकर नून लीग और पीपल्स पार्टी का मिलकर कोई तहरीक चलाने का भी ऐलान सामने आ सकता है? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो जैसे बात कर रहे थे मुजाहिद, ये बात सही है कि बिलावल जब से आए हैं कि पीपल्स पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं जो है उनमें एक हद तक उम्मीद भी पैदा हुई है, और उनका एक जो है अंदाज़ भी मुझसे मुख्तलिफ है, और एक हद तक जो है जो उनका पैगाम भी जो है वो एक काफ़ी लगता ही है कि उसमें असर है। लेकिन असल बात यही आती है क्या बिलावल जो है वो आज़ादी के साथ या अपने तौर पे पार्टी की क़यादत कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता है। देखिए, पिछले दिनों जब इलेक्शन हो रहे थे तो पंजाब में ये आए थे, कैंपेन भी चलाई थी, उसका असर होना शुरू हुआ था थोड़ा बहुत। पीपल्स पार्टी के जो कारकुन थे दोबारा जो है एक्टिव होने की तरफ जा रहे थे, लेकिन उसके बाद फ़ौरन ऐसा मालूम हुआ कि वह फिर उनको पीछे कर दिया गया, और उसके बाद जो है ऐसा लगता है कभी आते हैं कभी उनको पीछे कर दिया जाता है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ पे इनको एक है कि भुट्टो की लेगेसी की बात आती है, लेकिन वहाँ पे फिर उनको जो है जो जरदारी साहब का अपना बैगेज है वो भी उनके लिए रुकावट बन के आती है। अब एक तो ये बात हुई, ये देखें अभी भी ये ट्रेन मार्च हुआ जो कुछ भी हुआ, लेकिन पैगाम जो है वो फिर वही आता है कि लोगों के नज़दीक ये बात आती है कि क्या वो अपने से वालिद के बचाव के लिए बाहर आएँ, ये भी एक चीज़ बन के आती है, और क्या लोग उस पर मुतहरिक हो सकेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। देखिए, पीपल्स पार्टी को सबसे ज़्यादा नुकसान ये पहुंचा है कि पंजाब में वो हमेशा से, चाहे वो इलेक्शन में हारी भी थी 1990s में, लेकिन पंजाब में उनकी एक सिग्निफिकेंट जो है एक वोट बैंक होता था, और उसकी जो है वहाँ पे एक काफ़ी हद तक जो है एक मजबूत, यानी सेकेंड दो एक लिहाज से अगर मुस्लिम लीग जीतती भी थी तो पीपल्स पार्टी की हैसियत जो है वो काफ़ी करीब होती थी। अब पिछले दो इलेक्शंस में देखा जाए तो पंजाब से तकरीबन वाइप आउट हो चुकी है। सूरत हाल केपी में भी उससे बहुत मुख्तलिफ नहीं है, बलूचिस्तान में भी इसमें कोई ऐसी बात नज़र नहीं आती है। तो अब यह है कि एक चैलेंज बन के आता है। दूसरी बात और भी है कि सियासत में एक और चीज़ को रखना चाहिए। देखिए, 40 साल में पाकिस्तान बहुत तब्दील हुआ है, एक नई मिडिल क्लास उभर के आई है, उसके जज्बात जो हैं वो हैं, उसके जो है क्या चीज़ है वही नारों के बुनियाद पे हम पार्टी को नहीं बना सकते हैं। पार्टी को अगर आगे चलना है पीपल्स पार्टी को तो अपने आप को री इन्वेंट करना पड़ेगा, यानी जो हालात का तकाजा है, जो नई एक सूरत हाल सोशल और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन बन के आई है, क्या वो अपने आप को काबिल कबूल बनाती है, वो एक बहुत बड़ी चीज़ बन के आती है जो कि बिलावल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है कि क्या पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन साथ हो सकती हैं, मुझे नहीं लगता है कि किसी सूरत में दोनों का इत्तेहाद मुमकिन है, क्योंकि जो है जब पीएमएलएन वालों से बात करें तो उनकी जो राय है पीपल्स पार्टी के बारे में वो जो है वो इतनी नहीं है जो, और वो भी इनको याद है कि जब नवाज शरीफ साहब को सज़ा हुई थी तो एक लिहाज से पीपल्स पार्टी ने उसको सपोर्ट किया था। तो अब मसला ये आता है कि क्या वो सिर्फ इस वजह से कि अब जरदारी साहब भी मुसीबत में है, क्या पीएमएलएन साथ देगी? मुझे नहीं लगता है कि दोनों में कोई इत्तेहाद की गुंजाइश बाकी रहती है, और मेरे ख्याल ये है कि पीएमएलएन की सियासत जो है वो कभी भी एजुटेशन। जाहिद साहब, आपने पीपल्स पार्टी की सियासत की बात की है, इस वक्त निज़ामी साहब इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, महंगाई का तूफ़ान है और इस पर बहुत ज़्यादा सियासत भी हो रही है, आप नहीं समझते ये हुकूमती कारकर्दगी जो मुआशी तौर पर मज़ीद बदहाली अवाम में बढ़ती जा रही है, इसको लेके पीपल्स पार्टी के पास एक टूल आ गया है, इसको बुनियाद बना के फिर से पंजाब में या पूरे मुल्क में एंट्री मारी जा सकती है अवाम के मसाइल की बुनियाद पे सियासत करके? यकीनन ये जो इस वक्त सूरत हाल जा रही है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो रिपोर्ट आज मैंने देखी है
वो इंतहाई डेवस्टेटिंग है। महंगाई के अलावा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो ग्रोथ रेट है, यानी आप समझते हैं कि हमारी जो इकॉनमी है वो, अगर बहुत ही कम अल्फाज में कहूँ, कि एक ऐसी इकॉनमी बन गई जिसमें अफराद हज़ार जो है वो तकरीबन 10% तक पहुँच गया, और जो GDP ग्रोथ है उसको एस्टिमेट किया एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी 3.9 या कुछ तरह करके। जी तो लो GDP ग्रोथ और हाई इन्फ्लेशन, आपने इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाई जा रहे हैं, ये सारी एक इंतहाई कसाद बाजारी और इकॉनमी का बहुत ही बीमार होना जो है उसकी खबर करता है। इसमें महंगाई, अब बिजली की रेट आज भी बढ़ा दिए गए हैं, पेट्रोल बॉम्ब भी गिराया गया जिसके बारे में असद उमर साहब ने बड़ा क्रिटिसाइज किया था इमरान खान ने जब ये पहले किया गया था। अब वो कहते हैं हमने तो ये क्रिटिसाइज किया था कि टैक्स बहुत ज़्यादा है। वो टैक्स ज़्यादा इसलिए था कि हुकूमत को जो टैक्स मिलता था पेट्रोल से, तेल की कीमतें इतनी गिरी कि वो टैक्स 57% हो गया। अब वो 30 पे कुछ आ गया क्योंकि तेल की कीमत बढ़ गई है, तो टैक्स उतना ही आ रहा है उनको। ये तो खैर अल्फाज सा गौरत बंदा है, लेकिन अगर आप मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक छोड़ के रियलिटी ऑफ द ग्राउंड देखें तो वाकई ऐसी सूरत हाल बन रही है कि ये मतलब है कि अगर सियासी जमातें इकट्ठे हुए करें तो ये जल्दी पे तेल का काम करेगी। लेकिन इस वक्त मुझे नहीं नज़र आता कि कोई ऐसा सिग्नल है कि जिसके ज़रिए लोग जो है वो सड़कों पे आने को तैयार हो जाएं। लेकिन ये कहते हुए भी अगर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए तो शायद, मुझे खुदा ना खास्ता दे कैन स्पिन आउट ऑफ कंट्रोल। लेकिन जाहिद साहब ने ठीक तजिया किया कि PMLN की और PPP की तरजीहात ही मुख्तलिफ हैं, इकट्ठे होना ज़रा मुश्किल नज़र आ रहा है मुझे। बिल्कुल ठीक है मुजाहिद साहब, जो इस वक्त हालात हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट है, बिजली आज 81 पैसे मज़ीद महंगी हो गई, दवाइयाँ महंगी हो गई, लेकिन अवाम अभी तक उस तरह रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। एक तो ये मईशत, बिलावल ने कहा कि हुकूमतें चंदे से नहीं चलती। जरदारी साहब के दौर में एक कशकोल की बात बड़ी मशहूर हुई थी। जो इस वक्त ये हालात हैं, हुकूमती जमात और फिर अपोजिशन की जमातों का पार्लियामान के अंदर जो किरदार है वो भी कुछ तसल्ली बख्श नहीं है। फिर सदारती निज़ाम लाने की बातें भी हो रही हैं। इन बातों में कितनी सदाकत आपको लगती है? देखिए, एक तो जाहिद साहब और मेरे मोहतरम आरिफ निज़ामी साहब की बड़ी गहरी नज़र है, और मेरी एक राय है, और कहीं मैंने ये कहा भी था कि इमरान खान ने वही गलती की जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने तो 88 में पहली गवर्नमेंट लेके की थी। उन पर ये प्रेशर था, लोग बड़े थक गए थे कोड़े जेल कचहरी की वजह से, लेकिन उन्हें ग़ुलाम इसहाक़ खान कबूल करना पड़ा, बेग को करना पड़ा, फॉरेन मिनिस्टर बदलना पड़ा, टीम बनाई, MKM की बैसाखियाँ, लूड़ी लंगड़ी हुकूमत लेनी पड़ी। खान साहब को भी जो उन्होंने 22 साल तक ख्वाब दिखाए थे, पता ये चला कि उन्हें भी वही 2-2 4-4 बैसाखियाँ लेनी पड़ी, और आज जो है उनकी गालिबन 44 या 46 लोगों की मुशीरों वज़ीरों की जो है उसमें अक्सरियत का ताल्लुक जो है वो मुशर्रफ की और नून लीग की और काफ लीग से है। अब आप बताइए, वही जो असद इकबाल की जगह जिन साहब ने लिए, खुसरो बख्तियार साहब नून लीग के साथ रह चुके हैं, तमाम वजारतें उन लोगों के पास हैं जिन्होंने पहले इस मईशत का बेड़ा गर्क किया है। तो वो जो इमरान खान साहब जो तब्दीली की बात करते थे या ख्वाब दिखा रहे थे, किस तरह ये समझते हैं कि उन मुशीरों वज़ीरों के ज़रिए जिन्हें वो चोर और डाकू कहते रहे हैं और वो काबिज़ हैं, उनके ज़रिए कोई तब्दीली ला सकेंगे? यानी क्या असद उमर साहब को नहीं पता था? उन्हें 6 माह पहले से पता था कि जनाब हम एक तब्दीली आ रही है, उन्होंने क्या कोई होमवर्क नहीं किया था? क्या उन्हें आज पता चला कि 33,000 अरब के कर्जे हैं? क्या उन्हें अब पता चला कि 1.3 बिलियन ट्रिलियन का जो है वो गर्दिशी है मामला, डॉलर नीचे जा रहा है? ये सब चीज़ें पता थी, लेकिन वो ये करने की पोजीशन में ये न कर सकते हैं, इसीलिए जो लंगड़ा लूला उन्होंने इख्तियार दिया है। ये क्या वजह क्या थी? अगर आपको पता था 6 महीने पहले और आप उस पर संजीदा नहीं थे, या आपका नाड़ीपन है, ना तजर्बाकारी है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, या फिर इस हुकूमत का जारहाना अंदाज है जो पिछली हुकूमतों से मुख्तलिफ है? देखिए, असल मसला वहीं पे आती है कि इमरान खान साहब जो हैं, जो हम हमेशा क्रिकेट के टर्म में बात करते हैं, तो वो समझते हैं कि सियासत और क्रिकेट एक ही चीज़ है,
और मेरा ख्याल ये है कि जब उनको इक़्तिदार में आए थे तो उनको एहसास नहीं होता था कि वो किस तरह से जो है वो तब्दीली ला सकते हैं। एक तो ये बुनियादी तौर पे चीज़ आती है। ये भी सही है कि जो हालात मिले थे माशी तौर पे वो बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन वही सवाल पैदा होता है कि पिछली 3 गवर्नमेंट के जब भी आई थी सबके लिए यही एक मसला बन के आया था कि माशी सूरत हाल कोई बहुत अच्छी नहीं मिली थी। जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट 2008 में आई थी तो उस वक्त जो है इन्फ्लेशन 25% बढ़ था, उस वक्त हाईएस्ट एवर, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि जो उसमें जो एक आपकी इंटरिम गवर्नमेंट थी उन्होंने पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई थी और पेट्रोल की कीमत जो है वो $147 तक पहुंच गई थी उस ज़माने में। तो ये तमाम चीज़ें तो उनके सामने भी थी, वो लोग है उसके बाद सूरत हाल थोड़ी सी बेहतर हुई। नवाज़ शरीफ साहब आए थे, ज़रा उनकी तकारीर उठा के देख लें, उस वक्त भी उनकी बात करते थे कि जो है पीपल्स पार्टी ने मुल्क को जो है दिवालिया कर दिया है और ये हालत मिली है। अब जो है इमरान खान साहब आए, इमरान खान की सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आती है कि जो है जिस अंदाज में चलाने की कोशिश कर रहे हैं हुकूमत, वो उस तरह से चल नहीं सकती है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब आए थे सबको पता था कि माशी सूरत हाल क्या है। डॉलर की कीमत आज नहीं गिरनी शुरू हुई थी, जैसी जब आपको याद होगा खाकान अब्बासी साहब की हुकूमत आई तो उसने जो है वो डार साहब की पॉलिसी से हट के किया और उस पर डॉलर जो है और होना था, क्योंकि मसला ये आता है कि डॉलर बनने ये जो है कोई खुद साख्ता तौर पे नहीं बढ़ाई जा सकती है। वो अक्कासी करती है आपकी माशी सूरत हाल की, वो अक्कासी करती है कि आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है। लेकिन जो पीटीआई की जो एक नाअहली है वो ये है कि उनको गवर्नेंस के नामी में ख्याल कोई उनको ना तजुर्बा है ना ही जो है वो चला सकते हैं इस हुकूमत को। देखिए ये चीज़ें नज़र आती, जो असद उमर साहब आज कह रहे हैं कि IMF के पास जाना था, और हर वक्त जितने भी माशियतदान थे वो सब समझते थे और उनका कहना भी यही था कि आप सबसे पहला काम करें कि आप जो है IMF के साथ बात वो करें और उस पर फैसला करें। आज अगर IMF से आप 4 महीने पहले कोई एग्रीमेंट करते, आज सूरत हाल बहुत ही मुख्तलिफ होती। मुख्तलिफ इस लिहाज से होती है कि इन्वेस्टमेंट और या इन्वेस्टर जो है उसमें कॉन्फिडेंस बन के आता। इस वक्त जो है सबसे बड़ा पाकिस्तान का जो मसला बन के आया है माशी तौर पे वो ये है कि इन्वेस्टर बाहर का तो छोड़ें अंदर का भी नहीं आता है, जबकि एक अनसर्टन सी सूरत हाल बन के आती है। इनका ख्याल ये था कि जो है वो पैसे इधर से जमा करके उधर से जमा करके जो है वो इकॉनमी को अपनी ठीक कर लेंगे। ये ऐसा होता नहीं है, ये भी कर्ज़े हैं और ये कर्ज़े वापस करने पड़ेंगे और सूद के साथ वापस करने पड़ेंगे। मेरा ख्याल ये है कि बावजूद इसके कि 5 साल से असद उमर साहब जो हैं इसकी तैयारी में थे, कहा जाता है कि वो पहले से तय था कि वज़ीर ख़ारजा बनेंगे, लेकिन जैसे ही आते तो ऐसा लगता था जैसे कोई चीज़ पे कंट्रोल नहीं है। आज सूरत हाल यकीनन तौर पे ख़राब है, लेकिन ख़राब जो है, लेकिन इसमें लोगों के साथ ये कहना पाकिस्तान में लोग सड़कों पे आ जाएंगे इस चीज़ों पे। जी ठीक, आपका नुक्ता आ गया कि हुकूमती कारकर्दगी पे बहुत से सवाल उठ रहे हैं और बिलखुसूस असद उमर साहब की जो कारकर्दगी है उससे मुतालिक बहुत सी बातें हो रही हैं। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इस समेत कुछ दीगर मामलात पे बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। निज़ामी साहब, ये इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, इनकी एक और रिपोर्ट सामने आई है और वो ये कह रहे हैं कि पानामा पेपर्स आने के बाद दुनिया के 22 ममालिक ने $1 अरब से ज़ायद जुर्माने और टैक्स की सूरत में वसूल किए हैं। पाकिस्तान में हमने देखा नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हो गए, उनको सज़ा हो गई, लेकिन रिकवरी कितनी हुई? पाकिस्तान के अवाम का लूटा हुआ पैसा कितना वापस आया? देखें, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो है उनको डिस्क्वालीफाई करने की वजह उन्हें तो यही चाहिए थी कि पनामा के पैसे रिकवर होते उनसे अगर वाकई, लेकिन जिस किस्म के माहौल में हुआ लगता कि पनामा पेपर्स के मामले को भी एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया गया नवाज शरीफ को रास्ते से हटाने के लिए। ये इस मुल्क की सितमज़रीफ़ी है कि यहाँ हमेशा इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ साजिशें होती रही हैं। अगरचे जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं वो खुद उसका जवाब फराहम करते हैं या कोई ऐसा ही सूरत हाल हो जाती है जिसमें ऐसी साजिशें हो जाती हैं। लेकिन आप देखें कि पनामा का चर्चा बहुत था, खाली नवाज शरीफ में तो और भी लोग थे। क्या रिकवरी हुई है? 0 रिकवरी हुई है मेरे ख्याल से। अगर आपने नवाज शरीफ को निकाला तो आपने उनको पनामा पेपर्स की बजाय आपने हुकामा पे निकाल दिया, उनको सिसिलियन गॉडफादर करार देके। तो अगर आप ये देखें, पाकिस्तान की तारीख बड़ी तल्ख है इस मामले में कि इस मुल्क में जितने भी फौजी आमर आए हैं मसलन,
उन्होंने सब ने ये एक इशारा नारा लगाया। आप तकरीर निकाल देख मेरे अजीज हम बतरों, मिस्टर ए और मिस्टर बी जो प्राइम मिनिस्टर थे वो बड़े चोर थे, वो बड़े आमिर थे, हम लूटी हुई दौलत वापस लाएंगे। उसके बाद वही लुटेरे जो हैं फौजी अमरों का मिल जाते हैं। अब आपने किया है, मुशर्रफ के अक्सर वजीर जो इनके साथ है, यही हाल नवाज शरीफ का हुआ, यही भुट्टो साहब का हुआ। इसके ज़िया-उल हक ने अपने हैंड पिक प्राइम मिनिस्टर जुनेजो को इसी बुनियाद पर छुट्टी करा दी। तो ये तो एक पाकिस्तान में सब मिलके खा रहे हैं। करप्शन जो है उसको ख़त्म करने का इरादा कोई हो तो बात बने ना। असल मसला तो ये है कि करप्शन एक टूल बन गया हुआ है इस मुल्क में सियासत करने के लिए, लोगों को रास्ते से हटाने के लिए। ठीक है। अच्छा मुजाहिद साहब, जरदारी साहब ने आज फिर कहा कि हुकूमत 18वीं तरमीम को ख़त्म करना चाहती है। 18वीं तरमीम मुअम्मा क्यों बन गई है? इस पे इतनी ज़्यादा सियासत क्यों हो रही है? आप नहीं समझते विफाकी हुकूमत अपनी कारकर्दगी को छुपाने के लिए 18वीं तरमीम का सहारा ले रही है कहीं ना कहीं? ये देखिए, इसमें मैं मुजाहिद साहब से ज़रा मैं थोड़ा सा और एक मिनट मैं ज़रा इसमें मज़ीद ऐड करना चाहता हूँ कि 18वीं तरमीम जो है ये नारा तो है ही, क्योंकि ये मौजूदा जो PTI की जो अक्सरियत है पार्लियामेंट में सेनेट में तो है ही नहीं खैर, लेकिन कौमी असम्बली में भी वो इतनी मामूली है कि 18वीं तरमीम को वो ख़त्म नहीं कर सकते। और ये खाली नारा नहीं है, इसके पीछे कुछ थोड़ी सी कुछ सॉलिड ग्राउंड्स भी हैं कि 18 मेरी राय में, जो मैं मुजाहिद बरेलवी साहब से इजाज़त कहूँगा कि 18वीं तरमीम यानी जो वफाक जो है उसका तो गुजारा ही नहीं हो रहा। आपको पता है कि जो हमारा जो PSDP है वो काट दिया गया है। डिफेंस के लिए में ज़्यादा पैसे चाहिए, वफाक कहते हैं गरीब हो गया है, सूबों में उनको मुताबिक कैपेसिटी नहीं है। तो ये भी एक बाकायदा ये एक प्रेशर है कि जनाब 18वीं तरमीम ख़त्म करें आप, ताकि हमारे पास ज़्यादा पैसे हों। ठीक जी बरेलवी साहब। तो 18वीं तरमीम का बड़े हमारे दोस्त हज़रत रब्बानी साहब को बड़े अवार्ड भी मिले थे, और जिन्होंने 18वीं तरमीम पास की उन तमाम अरकान असम्बली को तमग़ों से भी नवाजा गया था। मतलब हुआ क्या? 18वीं तरमीम के ज़रिए आपने जो एजुकेशन को और हेल्थ को और ये जो इनको करोड़ों रुपए मिले, मुझे अच्छी तरह याद है जब ये बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ज़माने में डॉक्टर हफीज़ शेख जो है वो मिनिस्टर फाइनेंस से बात है, तो मुझे उन्होंने कहा कि भाई आप हमसे पूछते हैं कि हमने क्या करा, आप नवाब असलम रईसानी से क्यों नहीं पूछते कि जिनके 60 MPs को हमने 20-20 करोड़ रुपए हर साल दिए, 80 अरब रुपए हमने इनको दिए, बताएं इन लोगों ने कोई नालियाँ बनाई, कोई काम किया? मतलब ये कि जो हमारे यहाँ ये है कि ये बिल ले आए और ऑर्डिनेंस ले आए, सोसाइटी में जब नीचे से लेकर ऊपर तक ब्यूरोक्रेट्स और जो सियासी लोग करप्शन में इतने धंसे हुए हैं कि इन्हें पूछे ना इनसे कि NFC के तहत और 18वीं तरमीम के तहत इनकी हुकूमतों को जो पैसे मिले तो कहाँ खर्च किए उन्होंने। मैं तो नाम लेके कह रहा हूँ, जो कोट कर रहा हूँ आपको कि उन्होंने एक पैसा भी कम से कम बलूचिस्तान की हद तक जो है उन्होंने शायद खर्च ना किया हो जो नज़र आता। यही हाल हमारे पेरिस का है, लड़काना का। बताइए आप, इस सिंध में कब से हुकूमत है पील पार्टी की, जो उनको NFC के तहत या 18वीं तरमीम के तहत जो पैसे मिले, जो उनका अपना पैसा था, कहाँ लगा? कराची जो है वो यानी एक बड़ा अच्छा शहर हुआ करता था, देखकर अफसोस होता है, जाहिर तो रह गए जिन इलाकों में ऐसा लगता है कि किसी हम मोहनजोदारो से गुजर रहे हैं। तो ये जो है आप 18वीं तरमीम रखें, NFC अवार्ड रखें और भी सब कुछ ले आएँ, बदकिस्मती से करप्शन हमारी ब्यूरोक्रेसी में, हमारे पॉलिटिशियन में, हमारी सोसाइटी में इतनी फैल चुकी है कि डेवलपमेंट के जो अरबों खरबों के रुपए सिर्फ इसलिए रखे जाते हैं कि किस तरह मिल बांट कर उसे खाया जाए। ठीक है जाहिद साहब, लास्ट क्वेश्चन आपसे, ये बता दें 18वीं तरमीम जैसी भी है जो भी है, लेकिन इसके समरात आपको क्या लगता है आवाम तक नहीं पहुंचे जिस तरह बरेलवी साहब बता रहे हैं? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं जनाब। वो आपने हायर एजुकेशन दे दी, डॉक्टर आसिफ का बना दिया है, जाहिद साहब से जानना चाह रहा हूं मैं, वज़ीर तालीम बना दिया पीर मजहर को। जी जाहिद साहब, देखिए मैं बात ये है कि देखें 18वीं तरमीम को जो है ना यकसर तौर ये जो बात हो रही है उसको ना कोई ख़त्म कर सकता है, क्योंकि आइनी तरमीम है, ये लोगों को पता होना चाहिए। और आइनी तरमीम दो तिहाई से होती है। मैं समझता हूँ कि 18वीं तरमीम ओवरऑल इस मुल्क के फ़ायदे के लिए थी। ये ज़रूर है कि बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो कि की गई जिसको दोबारा रिव्यू किया जा सकता है, बाज़ पहलुओं को,
बाज़ पहलुओं को रिव्यू किया जा सकता है ताकि बेहतर तौर पे वो काम कर सके। जैसे चंद चीज़ें हैं जिसमें बातचीत हो सकती है, और एक है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, वहाँ बैठ के इन चीज़ों पे बात हो सकती है। मसला ये है कि ये बात जब NFC अवार्ड के तहत हुई थी, 18वीं तरमीम के तहत नहीं हुई थी। NFC अवार्ड के तहत ये हुआ था कि जो है 57% जो है आपने जो है वो सूबों को दिया था, जो भी आपके टैक्स रेवेन्यू थे। अब उसमें वही बात थी कि चंद चीज़ें नहीं रखी गई थी, वो रखनी ज़रूरी है कि जो है वो सूबों को भी कोई जिम्मेदारी देनी चाहिए थी कि वो भी जो है सरप्लस पैदा करें, वो अपने भी रेवेन्यू जनरेट करें। और उसके साथ साथ ये भी है कि जो है वो जो कर्जे लिए जाते हैं, जो डेवलपमेंट की, वो सिर्फ मरकज़ की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसको सूबों को भी शेयर करना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिस पे बातचीत हो सकती है और होनी भी चाहिए। लेकिन जैसे अभी मुजाहिद साहब कह रहे थे कि हाँ, ये जैसे तालीम के मसले पे जो है ये नहीं था, पहले भी तालीम जब 18 अमेंडमेंट नहीं भी थी तो तालीम जो है सिवाय यूनिवर्सिटी के तमाम जो है वो सूबों के इख्तियारात में हुआ करती थी, सूबाई उसमें थी। और लेकिन उसमें यह था कि जब इसमें भी आपको बात करके उसको हल किया जा सकता है, जो कि उसमें एक डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं हायर एजुकेशन के हवाले से, या जो है एक आपके सिलेबस के हवाले से, वो जी बहुत से मामलात ऐसे हैं जो कन्फ्यूजन है। जाहिद हुसैन साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुजाहिद बरेलवी साहब आपका भी शुक्रिया। 18वीं तरमीम के बाद बहुत से मामलात हैं जो वफाक और सूबों के दरमियान कन्फ्यूजन का बाइस बने। निज़ामी साहब, एक और भी डेवलपमेंट है, शहबाज शरीफ साहब का नाम ECL से निकाल दिया गया है। महकमा दाखिला ने अदालत के हुक्म पर नाम निकाल दिया है, लेकिन एक तासुर ये है और ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि नून लीग को क्या रिलीफ मिल रहा है। हुकूमत तो इस बात को डिनाई कर रही है, लेकिन दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी पे शिकंजा मज़ीद कसा जा रहा है। अगले 1 महीने की सियासत आपको कैसी नज़र आ रही है? देखिए, ये जो सवाल है आपका, इसमें एक चीज़ जो अक्सर ये सवाल होता है, मुख्तलिफ चैनल्स पे भी होता है, अवाम के ख़ास ज़बान ख़ास अवाम है कि जी ये ऐसे हो रहा है जैसे आप कह रहे हैं। इसका मतलब है कि जो जितना हुकूमत कहती है कि एहतसाब के प्रोसेस से, जो नैब वाले मामले से हमारा तो कोई तल्लुक ही नहीं है, कोई और भी नहीं। ये तो एक ऐसा एक प्रोसेस है कि एकदम ये पाकिस्तानी जो पाकिस्तान की जो रूलिंग क्लास है या रूलर्स हैं, वो इतने ऑनेस्ट हो गए कि वो इतने रूल ऑफ लॉ में बिलीव करना शुरू कर दिया कि वो चाहते हैं कि हर करप्ट आदमी को, जिसने गलत काम किया है, उसको फारिग कर देंगे, चाहे उनका तल्लुक हुक्मरान जमात से। लेकिन जब हम ये कहते हैं तो इसका मतलब है कि कोई कंट्रोल रूम है जिसमें सारे कोई बड़े बड़े नक्शे लगे हुए हैं, नाम लिखे हुए हैं कि आज जरदारी साहब को खींच दो, अब शहबाज शरीफ को रियायत दे दो, फिर शहबाज शरीफ को खींच दो, नवाज शरीफ को छोड़ दो, उसको पकड़ लो, अब फलां कर लो। तो ये अब अगर तो हम ये तस्वर करते हैं तो क्या हम ये कह रहे हैं, ये बड़ा ही समझने के गुलाम आना। निज़ामी साहब, आज प्राइम मिनिस्टर ने एक और दिलचस्प बात की है। उन्होंने कहा कि खालिद मकबूल सिद्दीकी और बैरिस्टर फ़रोग नसीम सबसे बेहतर वज़ीर हैं उनकी कैबिनेट में। एक ज़माना था MQM की क़यादत के ख़िलाफ़ वो जिस तरह गए, बाहर जाके उन्होंने केसेस किए, आज उन्हीं को साथ मिलाया हुआ है। वो एक नज़रिया PTI को लेके लोग कह रहे थे कि एक नज़रियाती जमात है, लेकिन यहाँ पे नज़रिया सियासत और नज़रिया ज़रूरत हावी नहीं हो गया। और ये देखिए यार, ये जो एक और हमारी ये स्पोर्ट्स बन गई कि फलां बंदे ने फलां मौके पे ये कहा था। मसलन है कि जी इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं तो शेख रशीद को चपरासी भी नहीं रखूंगा, आज वो उनके ब्लू आइड बॉय हैं मिनिस्टर के तौर पे। तो ये सियासतदान अक्सर, अगर आप कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, वक्त के साथ साथ मसलतें बदलती रहती हैं। ठीक है, वो लंदन भी गए थे कि MQM के खिलाफ केस करने के लिए वहाँ, लेकिन वो MQM तो देखे ना, वो MQM तो रही नहीं ना। अब टू बी फेयर, वो अल्ताफ हुसैन की MQM तो नहीं रही। ये कुछ लोग, सारे ही लोग तो बुरे नहीं है। फरोग नसीम साहब जो है एक इंतहाई काबिल वकील है और अपना काम जानते हैं और शरीफ आदमी है। तो ये कोई इस पे इतना ज्यादा मेरा ख्याल है हमें कोई इतनी ज्यादा ये बाल की खाल उतारनी नहीं चाहिए। ठीक निज़ामी साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब डॉक्टर हैं और वो IT के मिनिस्टर हैं। आज हमसे इतने, फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।